सभी को नमस्कार साथियों, एक और क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र हम लगातार व्याख्या सहित अपने चैनल पर सॉल्यूशन है वो कर रहे हैं, तो आप इन क्लासों को अवश्य देखें। और जहां पर आपके हिंदी व्याकरण का पोर्शन लगता है उन सभी के लिए हिंदी व्याकरण के ये पुराने प्रश्न पत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण के जो पुराने प्रश्न हैं उनमें हम चारों ऑप्शन की व्याख्या के साथ यहाँ पर अध्ययन है वो करते हैं। तो ये जो हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र हैं ये आपके आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि आपका एक सीईटी का एग्ज़ाम है दोनों लेवल के लिए, सीईटी आपका 12th लेवल और सीईटी आपका बीए लेवल, इन दोनों में हिंदी व्याकरण के आपको 20+ क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके साथ ही एक एसआई का री एग्ज़ाम आपका भी होने वाला है। 2021 की जो भर्ती थी उसका री एग्ज़ाम अब आगे आपका सितंबर में होने वाला है, तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लासें रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अपने पिछली क्लास से जो पेपर शुरू किया है ये एसआई 2026 वाला ये पेपर अपने सॉल्यूशन है वो कर रहे हैं। 2021 का जो री एग्ज़ाम एसआई का होना है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अपने सत्र की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको पूछा गया है कि किस समश्रुत शब्द युगम, यानी ये आपका शब्द युगम टॉपिक से ये आपका क्वेश्चन है, का क्रम से अर्थ है वो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। यानी 3 का अर्थ सुमेलित दिया गया है, जो सुमेलित नहीं है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अंत, जिसका अर्थ होता है समाप्ति, और अंत्य का अर्थ होता है अंतिम। तो ये आपका बिल्कुल सही शब्द युगम दिया गया है। एक है आपका दूसरे ऑप्शन में कांति, जिसका अर्थ होता है दीप्ति या प्रकाश। एक होता है कलांति, जिसका अर्थ होता है थकावट। तो ये भी आपका यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद में है आपका टुक, जिसका अर्थ यहाँ पर दिया है टुकड़ा, और एक होता है टूक, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर थोड़ा लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इधर अर्थ है टुक और इधर है टूक, तो यहाँ पर जो इनका अर्थ लिखा है वो उल्टा लिखा है, तो ये आपका असुमेलित आपका शब्द युग्म हो गया। टुक का अर्थ होता है थोड़ा, जो दूसरे में यहाँ पर लिखा है, और टूक का अर्थ होता है टुकड़ा, जो यहाँ पर पहले में लिख दिया है। तो ये आगे पीछे होने की वजह से ये असुमेलित हो गया है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है, क्योंकि जो टुक है इसका अर्थ आपका थोड़ा होता है, और जो टूक है इसमें बड़ी ऊ की मात्रा है, इसका अर्थ होता है टुकड़ा। नेक्स्ट ऑप्शन में है तक्कर, जिसका अर्थ होता है छाछ, ये काफ़ी बार पुराने पेपर्स में आया है। और एक होता है तर्क, जिसका अर्थ होता है दलील। तो ये यहाँ पर सही दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा 3 नंबर विकल्प। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक से लिया गया है। तो इसमें देखिए आपको पूछा है कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है वो नहीं है, यानी यहाँ पर गलत शब्द का प्रयोग है वो एक वाक्यांश के लिए किया गया है, उसको आपको अलग करना है, और वही आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने, गुण दोष आदि का विवेचन करने वाला। तो यहाँ पर लिखा है आलोच्य, तो ये आलोच्य नहीं होता है साथियों, ये होता है आलोचक। गुण दोष आदि का विवेचन करने वाला, यानी कर्ता के रूप में यहाँ पर वाला शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसको अपने क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आलोचक। वो आपका आलोचक होता है, न कि आलोच्य होता है। आलोच्य क्या होता है, आलोचना करने योग्य, उसको आलोच्य बोलते हैं। तो गुण दोष आदि का विवेचन करने वाला होता है, उसको आलोचक कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, किसी कृति के गुण दोषों का निरूपण, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आलोचना। और आलोचना करने वाला क्या कहलाता है, वो आलोचक कहलाता है। तो ये आपका सही दिया गया है यहाँ पर। जिसकी आलोचना की गई हो वो आलोचित होता है, जिसकी आलोचना की गई हो वो क्या होता है, आलोचित। तो ये भी आपका सही है, और ऊपर वाला भी सही था। 4 नंबर में लिखा है लिखने योग्य, तो लिखने योग्य क्या कहलाता है, आलेख्य कहलाते हैं, यानी लिखने योग्य। तो ये आलेख्य होता है, ये आपका सही दिया गया है। तो यहाँ पर 1 नंबर विकल्प है वो आपका राइट आंसर रहेगा, इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फिर से शब्द युग्म है वो दिया गया है। तो एक तरफ दिया है आपको सूची, और दूसरी तरफ दिया है सूजी। शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए सूची, सूची क्या होता है, तालिका, और सूजी का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, गेहूं का दरदरा आटा। तो यही 1 नंबर ऑप्शन ये आपका इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो सभी यहाँ पर एक तरह से गलत दिए गए हैं। यहाँ पर सूची का विवरण लिखा है जो गलत है, यहाँ पर प्रपत्र लिखा है, यहाँ पर पवित्र लिखा है, तो ये सभी आपके यहाँ पर गलत हैं। तो 1 नंबर विकल्प में आपका सूची और सूजी का सही
शब्द युग्म का अर्थ है वो दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है किस विकल्प में सभी शब्द है वो अशुद्ध है, यानी अशुद्ध शब्द वाला विकल्प आपको ढूंढना है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा अशुद्ध है, व्यवृद्ध, अहिल्या और अभ्यर्थी। तो देखिए साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये पहला ही ऑप्शन है, इसमें तीनों ही शब्द आपके अशुद्ध है वो दे रखे हैं। बाकी एक बार अपने आगे के शब्दों को भी देखते हैं, चंद्रिका, प्रदर्शनी और घनिष्ठ। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका घनिष्ठ लिखा है ये आपका यहाँ पर अशुद्ध है। इनके सही रूप है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अधीन, तात्कालिक, अष्टावक्र, अतिशयोक्ति, द्वारका और घुटना। तो पहले ऑप्शन में देखिए व्यवृद्ध नहीं होता ये, तो ये आपका क्या होता है, ये होता है व्योवृद्ध। व्योवृद्ध होता है ये, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। और दूसरा यहाँ पर लिखा है अहिल्या, ये अहिल्या नहीं होता, ये आपका अहल्या होता है, अहल्या। और यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी, इसको तो आपने पहचान लिया होगा, तो अभ्यर्थी इस प्रकार से अपने लिखते हैं, अभ्यर्थी। इसमें बड़ी ई की मात्रा है वो लगती है, इसको अभ्यर्थी नहीं लिखा जाता, ये अभ्यर्थी होता है। और यहाँ पर जो आपका घनिष्ठ शब्द दिया है इसमें ट नहीं आएगा, इसमें आपका ठ आता है, घनिष्ठ होता है ये। बाकी यहाँ पर जो शब्द आपके दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर व्योवृद्ध होता है और इसका अहल्या होगा और इसका अभ्यर्थी होगा, इसमें ई के बड़ी ई की मात्रा है वो लगती है। तो एक नंबर विकल्प में सभी शब्द है वो अशुद्ध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको फिर से शब्द युग्म का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा है किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ है वो नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखते हैं, पहले में आपका दिया है सुरती और एक दिया है सूरती। तो इसका अर्थ दिया है यहाँ पर, पहले जो सूरती है इसका अर्थ होता है अनुराग, बिल्कुल सही है। और ये जो सूरती है इसका अर्थ यहाँ पर दिया है तंबाकू, ये भी आपका सही है। तो दोनों ही आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट विकल्प में दिया है आपका सुरभि और सुरभि। तो यहाँ पर इसका अर्थ दिया है, पहले जो सुरभि है इसका अर्थ दिया है छोटी माला, और दूसरी जो सुरभि है इसका अर्थ यहाँ पर दिया है सुपारी। तो यही आपका यहाँ पर असंगत है, ये सही नहीं है। तो देखिए, ये जो सुरभि है इसका अर्थ होता है सुगंध। ये आपका अभी जो स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हुआ था प्रथम शिफ्ट, उसमें हिंदी व्याकरण के जो आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये क्वेश्चन है वो आया था सुरभि का। तो इस सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। और ये जो आपका सुरभि है दूसरा, इसका अर्थ होता है गाय। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, शुभंग, इसका अर्थ यहाँ पर दिया है सुंदर। और दूसरा आपका सुभट है, इसका अर्थ होता है भारी योद्धा। चौथे विकल्प में आपका दिया है विनिमय और विनियम। तो विनिमय का अर्थ होता है अदला बदली और विनियम का अर्थ होता है नियंत्रण। तो बाकी सभी यहाँ पर सुमेलित है। तो यहाँ पर जो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो 2 नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, यानी यहाँ पर जो 4 शब्द दिए गए हैं उनमें से एक अशुद्ध है, उसको आपको अलग करना है। तो वही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो पहला शब्द है अनन्या, ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। दूसरा है अनधिकृत, तो ये आपका अनधिकृत है वो गलत है। तो अनधिकृत शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये इस प्रकार से शुद्ध होगा, अनधिकृत आएगा इसमें, न कि कृत। यहाँ पर क्या लिखा है, अनधिकृत लिखा हुआ है, जबकि शुद्ध होता है अनधिकृत, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर विकल्प है वो अशुद्ध शब्द के रूप में आया है। तीसरा है अंतरात्मा, ये बिल्कुल सही है। और दुराश्य भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन इस पेपर में, शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी यहाँ पर आपको 3 अशुद्ध है और जो शुद्ध है वो आपको अलग करना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा है रणनीति, जो कि आपका पूरी तरह से गलत है। तो रणनीति शुद्ध इस प्रकार से आपका लिखा जाता है, रणनीति इस प्रकार है वो आपका शुद्ध होता है, ये रणनीति है वो शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है तीर्थाटन, जो कि यहाँ पर आपका शुद्ध शब्द है। तो 2 नंबर विकल्प आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। एक यहाँ पर लिखा है पुनर्प्राप्ति, तो पुनर्प्राप्ति अपने इस प्रकार से लिखते हैं, पुनर्प्राप्ति है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपका पुनर्प्राप्ति शुद्ध हो जाएगा। तो ये आपका अशुद्ध है। एक आपका दिया है यहाँ पर स्वैच्छिक, तो स्वैच्छिक साथियों यहाँ पर आपका गलत लिखा है। शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है, तो शुद्ध आपका स्वैच्छिक है वो इस प्रकार से होता है। इसके ऊपर क्या है, आपकी
दो मात्राएं हैं वो आती है स्वैच्छिक, इस प्रकार से आपका शुद्ध लिखा जाता है, तो ये आपका शुद्ध होगा। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द के रूप में 2 नंबर विकल्प में जो तीर्थाटन लिखा है ये आपका शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सरष्टा लिखा है, सिंदूर लिखा है और नूपुर लिखा है और परिप्रेक्ष्य लिखा है। तो यहाँ पर आपका अशुद्ध शब्द है साथियों वो हो जाएगा नूपुर। तो ये किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है, तो नूपुर आपका इस प्रकार से है वो शुद्ध लिखा जाता है नूपुर। इसमें न के बड़े ऊ की मात्रा लगती है। ये शब्द काफ़ी बार पुराने पेपर्स में आया हुआ है। बाकी तीनों यहाँ पर शब्द जो दिए गए हैं वो शुद्ध है और महत्वपूर्ण भी है आगामी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है देखते हैं। आध्यात्मिक, अनुग्रहित, लालित्य और कैलाश। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा अशुद्ध शब्द के रूप में वो रहेगा आध्यात्मिक। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है, ये आपका यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है, तो इसका आपका शुद्ध रूप हो जाएगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ये आपका इसका शुद्ध रूप होगा आध्यात्मिक। इस प्रकार से आपका शुद्ध लिखा जाता है, न कि आध्यात्मिक, क्योंकि यहाँ पर इक प्रत्यय लगा हुआ है और इक प्रत्यय जहाँ पर भी लगता है तो वहाँ पर जो उस शब्द का पहला जो वर्ण होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक दिया है न कि आध्यात्मिक, तो यहाँ पर आ बन जाता है इक लगने के बाद में। तो ये आपका आध्यात्मिक शब्द इस प्रकार से शुद्ध होता है। बाकी यहाँ पर जो तीनों शब्द है वो महत्वपूर्ण शब्द है। ये अनुग्रहित शब्द है, ये बहुत बार पुराने पेपर्स में रिपीट हुआ है। और लालित्य भी यहाँ पर आपका सही है। और कैलाश आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, आपने देखा होगा और कहीं लिखा भी होगा, कैलाश इस प्रकार से आप अपने लिखते हैं। तो लगता तो ये आपको सही है, लेकिन ये आपका अशुद्ध होता है, जबकि शुद्ध है वो कैलाश इसी प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि किस विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध है। तो यहाँ पर अब आपको शुद्ध शब्द वाला विकल्प है वो देखना है। तो देखते हैं इसमें कौन से शब्द है वो शुद्ध है। अनादिक और त्यौहार और धराशायी और उत्तरदायी, न्योछावर और औपन्यासिक, फेंकना और मंजूसा। तो साथियों यहाँ पर जो आपके सभी शुद्ध वाला जो विकल्प है वो है यहाँ पर 4 नंबर विकल्प, फेंकना और मंजूसा। यहाँ पर ये दोनों ही शब्द आपके शुद्ध रूप में लिखे गए हैं। तो अब ऊपर वाले शब्दों में कौन से अशुद्ध है और उनका शुद्ध रूप क्या होगा, तो वो अपने देखते हैं। ये अनादिक आपका अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप होता है आपका अनधिक, न कि अनादिक। इसका शुद्ध रूप होगा आपका अनधिक, क्योंकि इसमें आपका अन उपसर्ग है वो लगा हुआ है। तो इसमें क्या लगा हुआ है, आपका अन उपसर्ग लिखा इसमें लगा हुआ है, जिसमें न है वो हलंत आता है, अन धन अधिक। तो इसमें आपका न के बाद में जो ए अगले शब्द का होता है अधिक का, वो इसमें आने के बाद ये न है वो पूरा हो जाता है, न कि आ की मात्रा लगेगी। तो ये आपका अनधिक शब्द बनेगा। त्यौहार शब्द ये बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछा भी गया है, तो ये त्यौहार आपका यहाँ पर गलत लिखा गया है। तो त्यौहार आपका इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है, त्यौहार, इसमें एक ही मात्रा आती है और न ही अनुस्वार आता है। तो ये जो त्यौहार है ये आपका शुद्ध होता है। इसके बाद में आपका शब्द यह है धराशायी, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है। और उत्तरदायी शब्द आपका यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है। तो उत्तरदायी का शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा उत्तरदायी, अपने इस प्रकार से लिखते हैं, ये उत्तरदायी का शुद्ध रूप होता है। इसके बाद में है न्योछावर, ये आपका बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर आपका लिखा है औपन्यासिक। तो औपन्यासिक में साथियों आपके यहाँ पर देखिए एक प्रत्यय लग गया, तो पहला शब्द है वो दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ओ लिखा है, तो ये क्या बनेगा, औ बनेगा, औपन्यासिक बनेगा। औपन्यासिक ये आपका जो होता है ये शुद्ध होता है। तो यहाँ पर फेंकना और मंजूसा ये दोनों ही शब्द आपके शुद्ध है। तो 4 नंबर विकल्प इसका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उससे पहले आपसे निवेदन कि आप क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य देवें और अपने साथियों को क्लास है वो शेयर भी अवश्य करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है, यानी यहाँ पर एक अशुद्ध शब्द है उसको आपको अलग करना है, बाकी तीनों शब्द यहाँ पर शुद्ध होंगे। तो देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ पर लिखा है शुद्धित, दुष्यंत, नैसर्गिक और तंत्रिक। तो यहाँ पर जो आपका अशुद्ध शब्द है साथियों वो हो जाएगा यहाँ पर तंत्रिक। तो ये तंत्रिक नहीं होता, तो फिर ये क्या होता है, ये होता है आपका तांत्रिक। ये आपका तांत्रिक शब्द है वो शुद्ध होता है, क्योंकि इसमें भी आपका इक प्रत्यय लगा है। तो इक प्रत्यय लगा है तो पहले जो यहाँ पर तय लिखा है उसका क्या बन जाएगा, ता बन जाएगा। तो इसको अपने अलग करते हैं। तो ये इस प्रकार से इसकी संधि विच्छेद होगी, तंत्र धन इक, तंत्र धन इक। तो इसमें इक प्रत्यय लगने से आपका क्या बन जाता है,
तांत्रिक बन जाता है। तो ये आपका तांत्रिक इस प्रकार से लिखा हुआ शुद्ध होता है, न कि ये वाला। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द 4 नंबर विकल्प में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से वाक्य में अधिकरण कारक के प्रसर्ग पर का प्रयोग है वो नहीं किया गया है, या फिर पर का प्रयोग नहीं है। यानी अधिकरण कारक में अपने किन विभूतियों का प्रयोग करते हैं, में, पर, इन विभूतियों का प्रयोग करते हैं। तो कौन से वाक्य में जो पर आया है वो विभक्ति के रूप में नहीं आया है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, वह अपने पुरखों की चाल पर चलता है, तो ये बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है पर का। बात पर तो बात निकलती ही है, ये भी आपका पर का प्रयोग यहाँ पर सही किया गया है। ये दो पर है और इधर भी आपका पर है। तुम्हारे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, तो यहाँ पर भी पर का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये पर का प्रयोग आपका यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पर आया है इस पर का अर्थ है सुरखाब के पर, यानी ये जो सुरखाब पक्षी है इसके पंखों की बात यहाँ पर की गई है, इसके पंख की यहाँ पर बात है वो की जा रही है। तो ये जो पर है ये आपका पंख का अर्थ देता है, न कि विभक्ति के रूप में जो पर लगता है उसका अर्थ यहाँ पर नहीं देता है। गाड़ी 9:45 पर आती है, तो ये भी पर आपका यहाँ पर सही प्रयोग किया गया है। तो पर का अशुद्ध इसमें प्रयोग है वो किया गया है तीसरे विकल्प में। इस प्रकार अर्थ क्या हो गया, पंख हो गया, क्योंकि ये सुरखाब पक्षी के पंखों की बात यहाँ पर की जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि कर्ता के ने प्रसर्ग के अनुपयुक्त प्रयोग वाला वाक्य कौन सा है। तो ने प्रसर्ग अपने यहाँ पर जो प्रयोग किया है उसका अशुद्ध प्रयोग है वो किस वाक्य में किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर लड़के ने चिट्ठी लिखी, तो यहाँ पर ने का प्रयोग बिल्कुल सही किया गया है। राम ने छींका, इसका भी प्रयोग यहाँ पर सही किया गया है। मैंने नौकर को बुलाया, तो मैंने में देखिए यहाँ पर ने लगा हुआ है, ये भी आपका सही प्रयोग किया गया है। उसने यही बात करनी थी, तो ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर ने का अशुद्ध प्रयोग किया गया है, क्योंकि उसने शब्द नहीं होता यहाँ पर ये वाक्य आपका बनेगा उस शब्द का यदि अपने प्रयोग करेंगे तब बनेगा। उसने यही बात करनी थी, नहीं, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर उसे यही बात करनी थी, यहाँ पर उसे शब्द का प्रयोग हो जाएगा आपका, उसे आएगा न कि उसने आएगा। उसने शब्द का प्रयोग यहाँ पर अशुद्ध होता है, तो यहाँ पर ने का प्रयोग है वो अशुद्ध है, वो अनुपयुक्त है। तो इसका राइट बनेगा उसे यही बात करनी थी। तो 4 नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द कौन सा है। फिर से ये शब्द शुद्धि का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है, द्रवीभूत, दूतावास, दुराग्रह और द्रव्यमान। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका शुद्ध शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है द्रवीभूत में। ये पहला शब्द आपका शुद्ध है। तो बाकी शब्दों के शुद्ध रूप क्या होंगे, तो वो देखिए, यहाँ पर आपका जो दूतावास है वो इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, ये आपका लिखा जाता है इस प्रकार से, दूतावास। इसमें जो दे के बड़े ऊ की मात्रा लगती है, दूतावास, ये वाला शुद्ध होता है, जबकि यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है जो कि अशुद्ध है। इसके बाद में आपका दुराग्रह, तो दुराग्रह नहीं होता आपका यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दुराग्रह होगा। इसका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से दुराग्रह होगा, न कि गृह होगा। तो ये वाला जो दुराग्रह आपका शुद्ध होगा। यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान, तो ये द्रव्यमान नहीं होता, ये होता है द्रव्यमान, ये आपका द्रव्यमान होता है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको री की मात्रा नहीं लगानी है, इस प्रकार से आपको द्रव्यमान लिखना है, इस प्रकार से द्रव्यमान, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले आपसे फिर से निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अपने साथियों के साथ अवश्य करें, और क्लास के बारे में अपना फीडबैक भी है वो अवश्य देवें कि क्लासें आपको किस प्रकार की लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो देखते हैं कौन सा है, पक्षी, पैसा, सेब और खड़ाऊँ। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आपका पक्षी है वो स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। तो अपने लिखते हैं नर पक्षी, तब भी पक्षी शब्द का प्रयोग करते हैं, और एक अपने लिखते हैं मादा पक्षी, तब भी अपने पक्षी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। पैसा है वो आपका पुल्लिंग है, और सेब है वो भी आपका पुल्लिंग है। तो यहाँ पर लिखा है खड़ाऊँ, तो खड़ाऊ पहनी जाती है, तो यहाँ पर ये खड़ाऊ अपने को स्त्रीलिंग का अर्थ है वो दे रहा है। तो 4 नंबर विकल्प यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है।
तो देखते हैं अपने यहाँ पर एक वचन के रूप में कौन सा शब्द हमेशा प्रयोग किया जाता है। तेल, आप, सब और अनेक। तो देखिए यहाँ पर आप है वो भी आपका यहाँ पर क्या है, बहुवचन है। सब है वो भी बहुवचन है। अनेक है वो भी आपका बहुवचन है। तो ये जो तेल शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा, तेल और पानी है ये आपके हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तेल और एक आपका पानी शब्द है, ये दोनों ही शब्द आपके एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर विकल्प आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राय बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखते हैं सोना, आकाश, आंसू और घी। तो देखिए साथियों यहाँ पर घी आपका तरल पदार्थ है, ये आपका एक वचन के रूप में आएगा। आकाश एक ही होता है तो ये भी आपका एक वचन है। और सोना भी एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आंसू शब्द है वो आपका बहुवचन शब्द का अर्थ देता है। आंसू आते हैं या फिर आंसुओं। तो ये आंसू शब्द है ये आपका बहुवचन का अपने को अर्थ है वो हमेशा देता है, न कि आंसू आता है, आंसू आते हैं ऐसे अपने लिखते हैं। तो आते हैं यानी बहुवचन के रूप में अपने को अर्थ दे रहा है, तो आंसू शब्द है वो बहुवचन के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। तो देखते हैं रात, तो रात हो गई तो ये स्त्रीलिंग कार्ड दे रहा है। लात, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग कार्ड दे रहा है। बड़प्पन और सरकार, तो इसमें से आपका एक राइट आंसर है वो होने वाला है। तो देखिए सरकार यहाँ पर आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर बी ये आपका 3 नंबर विकल्प है। बड़प्पन ये आपका स्त्रीलिंग शब्द का अर्थ देता है, जबकि सरकार है वो स्त्रीलिंग शब्द है वैसे भी। तो यहाँ पर 3 नंबर विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़प्पन होता है, बड़प्पन के आगे अपने होता है शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पुल्लिंग का अर्थ अपने को दे रहा है, बड़प्पन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है तेल खदान से निकलता होगा वाक्य में काल कौन सा है। तेल खदान से निकलता होगा, तो इसमें वाक्य का कौन सा काल है, संभाव्य भविष्य काल है या फिर सामान्य भविष्यत काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है या फिर अपूर्ण भूतकाल है। तो तेल खदान से निकलता होगा, तो साथियों इसमें आपका संदिग्ध वर्तमान काल है। तो देखिए यहाँ पर ता के बाद में होगा होगी शब्द यदि आता है तो वहाँ पर आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तेल खदान से निकलता होगा, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा है किस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखते हैं, अब वह बेमौत मरा, आप चलिए मैं अभी आया, गाड़ी सवेरे आई और श्री कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा। तो सामान्य भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, तो वो आपका 4 नंबर विकल्प में नहीं हुआ है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा, तो इसमें आपका सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी जो तीनों आपके वाक्य हैं वहाँ पर सामान्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा, इसमें कौन सा है, तो इसमें आपका संदिग्ध भूतकाल है, न कि सामान्य भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में रेखांकित पद और उसके समक्ष लिखे पुरुष का प्रकार असंगत है। तो ये आपका पुरुष का प्रकार असंगत कौन सा है वो विकल्प आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अपने जो एक पुरुषवाचक सर्वनाम अपने पढ़ते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के आपके होते हैं, उनमें आपका पहला प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके 3 प्रकार आते हैं। एक तो आता है आपका उत्तम पुरुष, पहला प्रकार उत्तम पुरुष, दूसरा प्रकार आता है आपका मध्यम पुरुष और तीसरा प्रकार आता है आपका अन्य पुरुष। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से पुरुष का प्रयोग है उससे ही नहीं हुआ है। तो उत्तम पुरुष में तो आपका आता है मैं और हम का प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष में आप और तुम का प्रयोग करते हैं और अन्य पुरुष में वे आदि का प्रयोग अपने करते हैं। तो देखते हैं कौन से में पुरुष का प्रयोग से नहीं हुआ है। यह थैली मुझे मिली, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष आया है। तो देखिए मैं से मुझे मिला है, तो मैं से क्या है इसमें मुझे है, तो यानी खुद से संबंधित है, तो ये उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, ये मैं से अर्थ है वो संबंधित है मुझे, तो इसमें उत्तम पुरुष बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है। हम वनवासियों ने ऐसे भूषण आगे कभी न देखे थे, तो इसमें भी उत्तम पुरुष है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं और हम है वो हमेशा आपके उत्तम पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें भी उत्तम पुरुष है, बिल्कुल सही है। पर्वतायन तुम अपने काम में असावधानी मत करियो, इसमें मध्यम पुरुष है। तो मैंने आपको बताया था कि तुम और तुम ये किस में आते हैं, ये आपके मध्यम पुरुष में आते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर सही प्रयोग है वो किया गया है।
अब अपने बच गया चौथा ऑप्शन, यही तो हम भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हम के आगे अन्य पुरुष लिखा है, जबकि हम क्या है, उत्तम पुरुष है। तो यहाँ पर 4 नंबर विकल्प आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो इसमें हम है वो उत्तम पुरुष का रूप होता है, न कि अन्य पुरुष का। तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और क्लास आपको किस प्रकार की लगी, क्लास के बारे में आप अपना फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य देवें, और अपने साथियों को ये क्लास है वो शेयर भी अवश्य करें। तो लगातार अपने चैनल से हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों का व्याख्या सहित सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और अपने साथियों को भी शेयर करें। क्लास देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।